हेलो एवरीवन, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में लेक्चर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन कहता है कि 10 mHCl के 100 ml, यानी हमें 2 बिलियन दिए गए हैं, 10 mHCl के 100 ml दिए गए हैं, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 Na2CO3 के 75 ml। 10 mHCl के 100 ml को 10 Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया। ध्यान से समझिएगा, मिला दिया गया, यानी 2 बिलियन हमारे पास है, 1 A बिलियन है, 1 A बिलियन, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया गया। तो मिक्स जब कर दिया गया तो मिक्स करने पर जो परिणामी विलयन होगा वह कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा या उभयधर्मी होगा। तो थोड़ा सा पहले इस पर ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl कैसा होता है, अम्ल होता है। HCl अम्ल है, कंफर्म है, ठीक है। Na2CO3 की अगर बात करें तो Na2CO3 का विलयन क्षारीय होता है। कारण क्या है, Na2CO3 का जब आप जल अपघटन करेंगे तो आपको NaOH और H2CO3 मिलेगा। अगर आप 2H2O मॉलिक्यूल जल के 2 अणुओं के द्वारा इसका जल अपघटन होगा तो आपको 2NaOH और H2CO3 मिलेगा। ये दुर्बल अम्ल होता है H2CO3, इसलिए, और ये प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार जो विलयन होगा, प्रबल क्षार OH आयन अधिक देगा, और ये दुर्बल अम्ल है H2CO3 तो OH आयन कम देगा। तो Na2CO3 का विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। हमेशा ध्यान रखिए, Na2CO3 का जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा इसके अतिरिक्त जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर HCl का जो विलयन है वो अम्लीय है, और Na2CO3 का जो विलयन है वो कैसा है, क्षारीय। अब वो कह रहे हैं कि इन अम्लीय क्षारीय दोनों विलयनों को आपस में मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया, तो परिणामी विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, या उदासीन हो जाएगा, या उभयधर्मी होगा। तो ये कैसे पता लगेगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में एकदम सवाल आएगा कि अम्ल क्षार दोनों को मिला दो तो उदासीन हो जाएगा विलयन, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्ल क्षार को मिलाने पर उदासीन तो होगा, लेकिन अगर उनकी मात्राएं अलग अलग हैं तो जो परिणामी विलयन आपको मिलेगा वो कुछ डिफरेंट भी मिल सकता है। जैसे अम्ल अगर ज्यादा है और क्षार कम है, तो जब हम आप दोनों विलयनों को मिलाएंगे तो कौन बचेगा विलयन में, अम्ल। अगर क्षार ज्यादा है, क्षार के मिलीमोल ज्यादा हैं, अम्ल के कम हैं, तो अम्ल पूरी तरह से उदासीन हो जाएगा, तब क्षार रह जाएगा। उदासीन विलयन तभी हो सकता है जब दोनों के मिलीमोल बराबर हों। तो इस सवाल में, इस तरह के सवाल को करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2025 में पूछा भी गया है बोर्ड के द्वारा। तो ध्यान देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, वैसे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अम्ल क्षार दोनों मिलेंगे, उदासीन हो जाएंगे, विलयन उदासीन हो जाएगा, लेकिन दोनों की यहाँ मात्राएं अलग अलग दी गई हैं। 10 mHCl के 100 ml दिए हुए हैं और 10 Na2CO3 के 75 ml दिए गए हैं। तो इस बात का निर्णय हम तभी कर पाएंगे, तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि कौन दोनों को मिलाने पर इनमें से कौन दोनों में से बच जाएगा। अगर HCl बचेगा लास्ट में तो समझ जाइए विलयन कैसा होगा, परिणामी विलयन अम्लीय, और अगर Na2CO3 लास्ट में बचेगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा। तो चलिए, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनके मिलीमोल पता करेंगे कि कितने मिलीमोल हैं। तो हमारे पास 2 विलयन है, 1 विलयन है हमारे पास 10 mHCl के 100 ml, 10 mHCl के 100 ml, 10 mHCl के 100 ml को अगर हम मिलीमोल निकालेंगे, मिलीमोल HCl के मिलीमोल बराबर क्या होंगे, फार्मूला क्या होता है, NB, नॉर्मलता और आयतन गुणा कर दीजिए तो मिलीमोल आ जाएंगे। अब हमारे पास नॉर्मलता तो है नहीं, क्या हमारे पास नॉर्मलता है, मोलरता है, तो मोलरता से नॉर्मलता निकाल लीजिए। आयतन हमारे पास है तो साइड में इसको कर लीजिए। N/M बराबर क्या होता है, अम्लीयता या क्षारीयता। अगर अम्ल है तो होगी क्षारीयता, क्षार है तो होगी अम्लीयता। तो HCl अम्ल है, अम्ल की क्या होगी, क्षारीयता होगी। यहाँ पर थोड़ा ये वाला लोचा भी समझ लीजिए क्या होता है।
देखिए अम्ल की होती है क्षारीयता, क्षार की होती है अम्लीयता, उल्टा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अम्ल क्षार को उदासीन करता है, इसीलिए अम्ल की क्षारीयता, क्षार अम्ल को उदासीन करता है, इसीलिए क्षार की अम्लीयता। अब देखिए कोई विलयन अगर अम्लीय है इसका मतलब उसमें H आयन ज्यादा है, कोई विलयन अगर क्षारीय है तो इसका मतलब उसमें OH आयन की संख्या अधिक है। ठीक है, तो किसी विलयन की जो अम्ल है, अम्ल की क्या होगी, अभी हमने क्या बोला, क्षारीयता होगी, अम्ल की होगी क्षारीयता और क्षार की क्या होगी, अम्लीयता होगी। अब कितनी होगी डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड किस पर करेगा कि कितने H आयन वो अम्ल दे सकता है, और क्षार की जो अम्लीयता होगी वो किस पर निर्भर करेगी, क्योंकि वो कितने OH आयन दे सकता है। कोई अम्ल जितने H आयन दे सकता है उसकी क्षारीयता उतनी ही होगी, कोई क्षार जितने OH आयन दे सकता है उसकी अम्लीयता उतनी ही होगी। तो यहाँ पर HCl अम्ल है, HCl कितने H आयन दे सकता है, एक दे सकता है, तो इसलिए HCl की जो क्षारीयता होगी वो एक होगी, किसकी, HCl की। वहीं अगर हम H2SO4 की बात करें तो 2 होगी। ठीक है, H3PO4 की बात करें तो 3 होगी, क्योंकि 3 H आयन दे सकता है, 2 H आयन, 1 H आयन दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो, और इसी प्रकार से अगर हम क्षार की बात करें तो NaOH केवल एक OH दे सकता है, इसीलिए इसकी अम्लीयता कितनी होगी, 1 होगी। CaOH का होल ट्वाइस 2 दे सकता है, तो अम्लीयता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, AlOH का होल थ्राइस कितने दे सकता है, 3 OH आयन दे सकता है, तो 3 होगी। ये सब आपको रेगुलर क्लास में भी बताया गया है। ठीक है, तो देखिए N/M, N/M, M का मान कितना है, 10 है, N/M का मान 10 है, और HCl की अम्ल है, अम्ल की क्षारीयता होगी कितनी होगी, कितने H आयन दे सकता है, 1 दे सकता है, तो 1 होगी। तो N बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुणा 10, यानी N बराबर आ गया 10। तो 10 गुणा आयतन कितना है, 100 है, तो बराबर कितना आ गया, 1000 मिलीमोल आ गए। तो HCl के मिलीमोल कितने आ गए, 1000 आ गए। इसी प्रकार से आप दूसरा विलयन ले लीजिए। दूसरा विलयन हमारे पास कौन है, 10M Na2CO3 के 75 ml, 10M Na2CO3 के 75 ml की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो Na2CO3 के मिलीमोल होंगे वो कितने होंगे, NB, यहाँ भी NB, यही फार्मूला लगेगा। तो नार्मलता निकाल लीजिए, नार्मलता कितनी होगी, आयतन हमारे पास है ही, तो यहाँ पर इसकी भी नार्मलता ज्ञात कर लीजिए, क्या आएगी, N/M बराबर, अब देखिए Na2CO3 लवण है, ना अम्ल है ना क्षार है, तो जब लवण होता है तो बराबर में क्या लिखते हैं, धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या, धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या। तो N/M कितना है, 10 है। धनावेश या ऋणावेश कैसे पता लगेंगे, Na2CO3 को तोड़िए, कितने Na आयन दे रहा है, Na पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव। तो 2 धनावेश है, 2 ऋणावेश है, कोई एक काउंट किया जाएगा तो 2 हो गया। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10, तो बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो N यहाँ कितना हो गया, N यहाँ हो गया 20, और गुणा B कितना है, 75 ml है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है, 0 आ गया, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 1 15, तो 1500 मिलीमोल। अब आप देखिए यहाँ पर 1000 मिलीमोल HCl के हैं और 1500 मिलीमोल के किसके हैं, Na2CO3 के। इसका मतलब इसके 1000 के द्वारा पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अर्थात ये तो खत्म, ये बचेगा ही विलयन में, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसके कितने बचे रहेंगे, 500 मिलीमोल इसके बचे रहेंगे Na2CO3 के। क्लियर, तो जब दोनों विलयन को हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा, इसके 1000 इसके 1000 के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके 500 यहाँ पर बचे रहेंगे। तो विलयन में ये एकदम खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। बचेगा कौन, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, Na2CO3। और इसका विलयन कैसा होता है, अभी हमने क्या बताया था,
Na2CO3 का विलयन क्षारीय होता है, कारण क्या है, NaOH और H2CO3 बनता है, NaOH प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, तो प्रबल क्षार ज्यादा OH आयन देगा तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर क्षारीय विलयन Na2CO3 बच रहा है, इसका मतलब जो विलयन होगा वो परिणामी विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर। यानी दोनों को मिलाने पर जो परिणामी विलयन आपको मिलेगा, जो परिणामी विलयन मिलेगा वो परिणामी विलयन कैसा होगा, वो परिणामी विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगली वीडियो में जब अगला लेक्चर हम लेकर के आएंगे तो उसमें आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहूं तो बहुत जल्दी जल्दी इसको टिक करा के आपको करा सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भले क्वेश्चन की संख्या कम हो, लेकिन जितने क्वेश्चन कराए जाए 5, 7, 8, 10 वो एकदम क्लियर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखा जाए अगला क्वेश्चन। एक विलयन में विलेय की सांद्रता 3.5 ppm है, इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे व्यक्त कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ppm में सांद्रता दी है, तो ppm का पहले फार्मूला लिख लीजिए। सिंपल सा तरीका होता है, ppm का पहले फार्मूला लिख लीजिए। क्या फार्मूला होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है ना इसका फुल फॉर्म। ppm बराबर क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का भार ग्राम में, और गुणा क्या हो जाएगा 10⁶, 1 मिलियन। ये तो फार्मूला होता है। 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी ppm में सांद्रता कहते हैं। अब देखिए ppm में सांद्रता दी हुई है 3.5 ppm, तो ये 3.5 ppm हो गया। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है यही ज्ञात करनी, तो W मान लीजिए। ठीक है, विलयन का भार ग्राम में कितना है, तो देखो विलयन का भार पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में लीटर दे रखा है, लीटर 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 या किलोग्राम। तो देखिए 1 लीटर प्रति लीटर निकालनी है, प्रति लीटर निकालनी है या प्रति किलोग्राम निकालनी है, बात एक ही है। तो सिंपल सी बात ये हो गई हमारे लिए कि अगर हम 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर जो जल होता है वो लगभग 1 किलोग्राम होता है ना। 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम हो गया। तो 1 लीटर में कितने ग्राम कितने हो जाएंगे, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो जाएंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पर काय में रखना है, मान 1000 में रखना है। प्रति लीटर दिया ना, ग्राम प्रति लीटर, तो ग्राम प्रति लीटर में निकालना है, ग्राम प्रति लीटर में या मिलीग्राम प्रति लीटर में या मोल प्रति लीटर में या मोल प्रति किलोग्राम में। तो यहाँ पर जो हमें मान लेना है वो या तो 1 लीटर लेना है या 1 किलोग्राम लेना है। अब 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, तो बराबर क्या आ जाएगा, विलयन का जो भार हो गया वो ग्राम में कितना हो गया, 1000 हो गया, और गुणा 10⁶। इन 3 जीरो से क्या होगा, 10⁻3 घातें कट जाएंगी, 3 बचेंगी। ठीक है, यानी हमारा जो W है वो क्या आएगा 3.5, और ये इसके साथ गुणे में है तो ये काहे में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, 10⁻3। 10⁻3 मतलब ये काहे में आ गया, ग्राम में आएगा, ये काहे में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राम में आ गया, यानी W बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 3.5 गुणा 10⁻³ ग्राम हो गया ये। तो ग्राम इसकी जो सांद्रता है इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो W आया है, या फिर ऐसे मान लीजिए यहाँ पर जो W बटे लीटर आपको लेना था, लीटर, W बटे लीटर ले सकते हो, W बटे L यानी लीटर। तो यहाँ पर जो भार आया है वो हमारा कितना आ गया, 3.5 गुणा 10⁻³ ग्राम आ गया। तो यहाँ पर ग्राम में ये आ रहा है, लेकिन पर
पर 1 लीटर के लिए तो निकाला है हम लोगों ने, 1 लीटर के लिए, यहाँ पे 1 लीटर यानी 1000 ग्राम ही तो रखा था 1 लीटर के लिए, तो कितना आ गया 3.5 बटा 10⁻³ ग्राम आ गया। तो -3 तो है नहीं, यहाँ पे केवल 3.5 ग्राम है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्या में कन्वर्ट कर लें, मिलीग्राम में, तो हमारा क्या आ जाएगा 3.5 गुणा 10⁻³ और मिलीग्राम में जब ग्राम को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से गुणा कर दिया 1 या 1000 मान लीजिए, तो ये काय में चेंज हो जाएगा, मिलीग्राम में, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 3.5 मिलीग्राम आ जाएगा। यानी जो W है वो कितना आ गया 3.5 मिलीग्राम। तो W बटे V क्या आ जाएगा, यानी भार बटे आयतन लीटर में, प्रति लीटर 1 लीटर में कितना है, 1 लीटर में कितना है 3.5 मिलीग्राम है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि 1 लीटर में इसकी मात्रा कितनी है 3.5 मिलीग्राम है। 1 लीटर के सापेक्ष तो ये निकाला गया है भार, हमने 1 लीटर मान के निकाला है 3.5 मिलीग्राम, तो W बराबर कितना है 3.5 मिलीग्राम पर लीटर आ गया, पर लीटर। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, तो 10⁻³ आ रहा है ग्राम में, ग्राम में 10⁻³ से गुणा हो रही है, तो ये गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया। ये मोल प्रति लीटर, तो मोल तो आएगा नहीं, फिर मोल बराबर भार बटे अनुभार करो, मोल बराबर भार बटे अनुभार करो, तो ये भी फिर ऑप्शन ठीक नहीं है। किलोग्राम तो मतलब किलोग्राम सही हो सकता था, लेकिन यहाँ मोल दिया हुआ है, इसलिए दोनों में सही नहीं होगा। तो यही वाला जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। और एक बात हम आपको और भी बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कुछ बातें अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एकदम कीवर्ड समझ लीजिए, ये अगर 1 ppm दिया हुआ है तो और 1 ppm जो होता है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है, आप हमेशा ध्यान रखिए। और 1 ppm 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के बराबर है, इसीलिए 3.5 ppm किसके बराबर आया है 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर के बराबर आया है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो 3.5 जो ppm है वो 3.5 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर आया। क्यों आया है, क्योंकि 1 ppm 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। ये कीवर्ड आप याद रखिए, तो आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। तो इतना आपको कैलकुलेट, यानी आप W निकालिए तो W से पता लग जाएगा, 1 लीटर के सापेक्ष W निकालिए। जैसे हमने 1 लीटर के सापेक्ष यहाँ पर W निकाला तो 3.5 मिलीग्राम आया 1 लीटर के सापेक्ष, तो ये वाला आंसर सही हो गया। बट इतना सारा आप नहीं अगर करना चाहते, इस सबसे बचना चाहते हैं, तो ये कीवर्ड बिल्कुल याद रखिए, की पॉइंट, एकदम की पॉइंट है कि 1 ppm 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है, ठीक। तो जितना भी ppm दिया होगा वो मिलीग्राम प्रति लीटर। अब मान लो मिलीग्राम आंसर ही नहीं है, तो फिर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। या फिर मोल में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फिर उसको भार बटे अनुभार से आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और ये सवाल भी 2025 में पूछा गया है, ये सवाल भी 2025 का सवाल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो एकदम सिंपल सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा पूछा गया है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में, इसका मतलब क्या हो गया 200 ग्राम विलयन में 10% ग्लूकोज उपस्थित है। सिंपल सी बात है। तो 200 का 10% क्या आएगा, 200 का 10% क्या आएगा, 200 गुणा 10 बटे 100, इससे कट गया, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 ग्राम। ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, 20 ग्राम आंसर हो गया। आप फार्मूला यूज करके भी इसको कर सकते हो, फार्मूला यूज करके भी इसको कर सकते हो। ग्लूकोज की मात्रा पूछी जा रही है तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या फार्मूला होता है, फार्मूला से ही बता देते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव अगर आए तो इतना टाइम नहीं देना, उतना ही देना जितना इसमें दिया गया है। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है, भार, ठीक है, विलेय का भार बटे बिलियन का भार काय में, ग्राम में, बिलियन का भार ग्राम में, और गुणा क्या होता है 100 होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी दी है, 10 दी है,
दो 10 बराबर क्या हो जाएगा W बटे इसका भार कितना दिया है 200 दिया है और गुणा क्या हो गया 100, इससे कट जाएगा तो W बराबर क्या आ जाएगा ये 10 और गुणा 2 चला जाएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणा 2 बराबर 20 हो जाएगा। तो एक ही बात है, समझ में बात आ रही है। तो एक ही बात है, आप चाहे ऐसे निकाल लें लेकिन ऐसे खाली टाइम क्यों खराब करोगे। लिखा हुआ है 200 ग्राम विलयन है और 200 ग्राम में 10% है, ठीक है, कौन ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की मात्रा 10% ही तो है 200 ग्राम विलयन में, तो 200 का 10% निकाल लिया सिंपल इस तरीके से और बस तुरंत मारा निशान, बात खत्म। अगर न्यूमेरिकल आए तब आप ऐसे करोगे, न्यूमेरिकल के रूप में ये सवाल आए तब आप ऐसे करोगे, अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आए तो वैसे आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं पूछा गया, 24 में फिर पूछा गया है। तो खूब पूछा गया है, ये सवाल बार बार आया है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो अणुसंख्यक गुण हमने आप लोग क्या बताया कि तन विलयनों के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें तन विलयनों के अणुसंख्यक गुण कहा जाता है। तन विलयनों के अणुसंख्यक गुण कहा जाता है। ये 4 होते हैं, कौन होते हैं 4 होते हैं। परासरण दाब, पहला परासरण दाब होता है अणुसंख्यक गुण, तो ये अणुसंख्यक गुण है, ठीक है। परासरण दाब, बाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, बाष्प दाब का अवनमन, परासरण दाब, बाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन और एक और होता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा और होता है, कौन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो ये 4 जो हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अतः हमारा कौन सा आंसर सही है, फिर ए आंसर सही है। ए अणुसंख्यक गुण नहीं होता है और जो नहीं होता वही सही है, नहीं पूछा है ना, क्या पूछा है, अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में पता लगा अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता लिखा हुआ है, ये नहीं वाले से की वजह से कई बार ऑप्शन गलत होते हैं बच्चों के, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नहीं पूछा गया, कौन नहीं है, तो नहीं कौन है, कई बार क्या होता है पहला देखा पहले मार दिया टिक, ये अणुसंख्यक गुण धर्म है, मार दिया टिक, हो गया गलत, समझ में बात आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं पूछा जा रहा है, इनको अंडरलाइन, एक बात ध्यान रखिए एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव करो तो इस तरह की चीजों को अंडरलाइन करते चलो, इससे दिखे कि नहीं करता तो नहीं वाला आपको आंसर देना है। तो नहीं वाला आंसर कौन है, पृष्ठ तनाव, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है और नहीं ही पूछा है, इसका मतलब यही सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, यानी हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा किस में होगा, हिमांक न्यूनतम होगा या हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा किस में होगा, दो तरह से आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, खूब एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं एक जैसे ही हैं। तो चूंकि क्या है, हिमांक का अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो जिसमें अणु ज्यादा होंगे वही उसी का हिमांक अवनमन ज्यादा होगा, यानी हिमांक सबसे कम होगा, यानी न्यूनतम होगा। तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये टूट जाएगा, काहे में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो कितने आयन देगा, कुल 2 आयन। यूरिया टूटेगा ही नहीं, यूरिया टूटेगा ही नहीं, तो ये एक ही रूप में रहेगा, तो एक ही रहेगा। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 फार्मूला होता है, तोड़ोगे क्या देगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, तो कितने आयन देगा, 3 आयन देगा, 3। और ग्लूकोज ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज ही रहेगा, ठीक है। तो 1 देगा, केवल 1 होगा। तो सबसे ज्यादा कणों की संख्या किसमें है, सबसे ज्यादा इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3, इसमें 2, तो ये तो गलत हो गया, 3 वाला एकदम सही आंसर है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है,
इस तरह के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। सबसे ज्यादा परासरण दाब किसका होगा? जिसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो निकाल लीजिए। NaCl में कणों की संख्या कितनी होती है? NaCl तोड़ोगे क्या आएगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कणों की संख्या 2 होती है। BaCl2 में कितनी होती है? BaCl2 तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? Ba डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो कणों की संख्या कुल कितनी हो गई? 3, 1 और 2 3 हो गई। इसे तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 NH4 पॉजिटिव मिलेंगे और प्लस PO4 ट्रिपल नेगेटिव, तो कणों की संख्या 3 और 1 कितनी हो गई? 4 हो गई। Na2CO3 ये टूटेगा तो क्या देगा? 2 Na पॉजिटिव देगा और प्लस SO4 डबल नेगेटिव देगा, यानी 2 और 1 3 कण देगा। तो सबसे ज्यादा कण कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा कण हमारा दे रहा है ये 4। कितने कण हैं इसमें? 4 कण हैं, अर्थात इसी का परासरण दाब सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक परासरण दाब किसका रहने जा रहा है? किसका होता है? तो ये सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 2019 और 2018 में पूछा गया है, तो दोनों ही प्रश्नों में सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आशा है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों के भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हुआ हो, तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपको एक लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इसी प्रकार के और ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। आज के इतना ही, दैट्स ऑल।